नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, जिसके राइटर है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब हमारे महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म सन 1869 2 अक्टूबर को हुआ था और जिनका निधन 1948 में हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गुजरात का जो पोरबंदर शहर है उसमें हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की और बैरिस्ट्री के लिए उन्होंने इंग्लैंड में तथा दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई की। उसके बाद वकालत भी उन्होंने वहीं पर की। वहाँ पर हिंदुस्तानियों से उन्हें बहुत सपोर्ट मिला और वो हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान के लिए भी बहुत लड़े। उनको विदेश में जो अनुभव हुए हैं उसका वर्णन यहाँ पर जोहानिसबर्ग से चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की जो यात्रा है उसमें जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया था उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने अपने शब्दों में किया है। भारत में आने के बाद उन्होंने जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जब वापस आए उसके बाद भारत में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और अंत में जाकर सन 1947 में हम लोग अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने में सफल हुए और भारत देश को आज़ादी प्राप्त की। इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी घोषित किया गया और वो राष्ट्रपिता कहलाए। उनकी सबसे प्रसिद्ध अगर कोई आत्मकथा है तो वो सत्यना प्रयोग, मतलब वो गुजराती में है। वो ये आत्मकथा सबसे श्रेष्ठ आत्मकथा, श्रेष्ठ कृति मानी जाती है और जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। उन्होंने सत्य अहिंसा रूपी जो सूत्र दिया था, उस सूत्र के माध्यम से उनका जीवन सबसे सफल और श्रेष्ठ माना जाता है और उसी के आधार पर उन्होंने यह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जो जाने की एक यात्रा है उसमें जो ट्रेन है उसमें बैठने का समय होता था और जो जाने के लिए जो तैयारी इन्होंने की थी, वहाँ पर चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर उनको एक ट्राम से, मतलब घोड़ों से जो बनी थी ट्राम, मतलब सिक्रम, उसके अंदर बैठना पड़ता था। पर उसके साथ गौरव लोगों ने जो व्यवहार किया था उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पर अपने शब्दों में प्रस्तुत किया कि लोगों ने किस तरह से मुझे परेशान किया था, पर अच्छा हुआ कि वहाँ के हिंदुस्तानियों ने उनको बहुत सपोर्ट किया और वहाँ जाकर उनको जो सपोर्ट मिला और उन्होंने तैयार किया कि भाई चलो मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए रास्ते में स्टैंडस्टन जो शहर है वहाँ पर रात रुकना पड़ता था और सुबह यात्रा फिर से शुरू होती थी। तो उन्होंने सोचा कि रात में वहाँ जाकर मैं एक पत्र लिखूँगा और एक कंप्लेन करूँगा कि भाई मुझे इस यात्रा में अच्छी तरह से सुविधा मिली जाए या दी जाए। पर उनको समाचार मिला कि आज जिनके साथ जो हो रहा था वो कल यहाँ पर ड्यूटी में रहने वाला नहीं है, इसलिए उनको शांति हुई। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने बहुत सफलता दी, बहुत सहकार दिया, उनका बहुत सहकार मिला और गांधी जी को जैसे कि ऐसा लगा कि मेरे हिंदुस्तान के लोग वहीं पर हैं, उस प्रकार का व्यवहार इनको देखने मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, अब किताब आप अपने हाथ में रखिए, हम किताब के माध्यम से इस सारी बातों को समझ लेते हैं। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। हम लोग ट्रेन से वहाँ पर पहुँच तो जाते थे, पर चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता था, जो घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडस्टन रुकना पड़ता था। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की जो यात्रा थी उस यात्रा में स्टैंडस्टन जो है वहाँ पर रात रुकना पर तब जाकर आप जोहानिसबर्ग पहुँच सकते थे और वहाँ पहुँचने के लिए घोड़ों से बनी जो ट्राम थी उसी में जाना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था, मतलब मैंने चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए सिक्रम का टिकट ले लिया था। मेरे एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट नहीं होता था। अगर मैं एक दिन देर भी पहुंचा तो भी वो रद्द नहीं होता था, मतलब 2 दिन वो टिकट चल सकती थी। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था और
इसके सिवा जो सिकरम वाले अब्दुल्ला सेठ है वो सिकरम वाले को उन्होंने चार्ल्स टाउन के नाम पर्दे पर क्या दिया था, तार भी कर दिया था भाई इस व्यक्ति को लाया जाए, उनको यहाँ पर भेज दिया जाए। तो पर उसे तो बहाना ही खोजना था, पर जो गोरा जो सिकरम चला था उसको एक बहाना खोजना था भाई इसको हमें नहीं बिठाना है, यहाँ पर नहीं है तुम्हारी जगह, यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी टिकट रद्द हो जाए, सारे बहाने वो खोज रहा था। इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैं एक दिन लेट पहुंचा था, पर वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आप एक दिन लेट पहुँचते फिर भी आपकी टिकट रद्द नहीं होती है। तो मुझे कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण ही की गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, सब सारे यात्री जो आए वो सारे सिकरम के अंदर बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था। पर मुझे कैसे कुली मतलब मजदूर की तरह गिनती में लिया गया था। अजनबी दिखाई पड़ता था, मतलब मैं अजनबी था क्योंकि सारे गोरे लोग थे, मैं केवल अकेला था। इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के बीच पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। बस वो एक ऐसी सोच रहा था कि जो गोरे यात्री हैं उनके साथ मुझे बैठाना न पड़े, वो अच्छा है। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान के बगल में दाएं बाएं जो 2 सीट थी उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। मतलब सिकरम के अंदर नहीं बैठाकर बाहर जो कोचवान जो चलाने वाले उसके आसपास 2 सीट थी उसके ऊपर बिठाया जाएगा। पर हुआ ये कि उसके अगल बगल में 2 सीट थी, उसके ऊपर एक गोरा बैठा हुआ था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया गया। और वो गोरा व्यक्ति क्या करा, वो अंदर बैठ गया मेरी जगह पर और उसने मुझे बाहर बैठा दिया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है। ये मुझे पता चला कि सचमुच यह एक प्रकार का अन्याय है, अपमान है। पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई हिंदुस्तानी नहीं था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूँ इस स्थिति में ही नहीं था। मैं जोर ज़बरदस्ती करके अंदर बैठ सकूँ ऐसी स्थिति में भी नहीं था। अगर तकरार में पड़ूँ तो सिकरम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए। अगर तकरार में पड़ूँ तो सिकरम का निकलने का समय हो जाए, वो चली जाए तो मेरा एक दिन और टूट जाए और मुझे जिस समय पर वहाँ पहुँचना था उस समय में वहाँ पहुँच भी ना पाऊँ। और फिर दूसरे दिन क्या हो सो दे भी जाना। और दूसरे दिन फिर क्या होगा, फिर से जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कोचवान की बगल में बैठने मिलेगा, या फिर सिकरम में जाने भी न मिले, ऐसा भी हो सकता था। इसलिए दूसरे दिन का परिणाम क्या होगा ये पता नहीं था। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया। पर मन में बहुत झुंझलाया, मतलब दुख बहुत हुआ कि सचमुच मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यह अन्याय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ हुआ था। लगभग 3 बजे सिकरम पार्टी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। अब जो गोरा मुखिया जो अंदर जाकर बैठा था वो बाहर आया और उसने ये कहा कि जहां पर मैं बैठा हूं उस जगह पर वो गोरा मुखिया बैठना चाहता था। उसे सिगरेट पीनी थी, क्योंकि अंदर के यात्रियों को सिगरेट से परेशानी हो, इसलिए वो बाहर आया और वहाँ बैठकर वो सिगरेट पीना चाहता था। थोड़ी हवा भी खानी थी और बाहर की हवा भी उसको थोड़ी खानी थी। इसलिए उसने एक मेला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के लिए पटिया पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ। और जो एक थैला पड़ा था जो कोचवान के पास जो पटिया था वहाँ पर जो पैर रखने की जगह है वहाँ पर उसको रखा और कहा कि सामी तू यहाँ बैठ जा, मतलब मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा। मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैंने कहा कि मुझे तो कोचवान के पास बैठना है क्योंकि आपने मुझे वहाँ पर जगह दी है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वो अपमान सह लिया। तुमने मुझे यहाँ पर बैठाया फिर भी मैंने वो अपमान सह लिया क्योंकि मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से ऐसा क्यों मेरे साथ? अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। अब गांधी ने सोचा कि अब मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप चाहो तो मुझे अंदर बिठा दो, पर मैं आपके पैरों में बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, ऐसा गांधी जी ने कह दिया। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और इतना मैंने जैसे कहा तो उसने धाड़ धाड़ मुझे तमाचे मारने शुरू कर दिए।
वह गोरा मेरी बाह पकड़ पर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पित्तल के सिंचे थे। बैठक के पास पित्तल के सिंचे जो बड़े बड़े होते हैं, जो ऐसे पकड़ने के लिए भाले की तरह, वो सिंचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सिंचे न छोड़ूंगा। जैसे भाले होते उसको पकड़ लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो उखड़ जाएगा सिंचे, पर मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ ताकि गिर न जाऊँ। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे यात्री देख रहे थे। जो मुझ पर जो बीत रहा था, उस गोरे मुखिया ने जो मेरे साथ जो किया था, वो सारे अंदर बैठे यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था। वो गोरा मुझे गालियाँ भी दे रहा था, खींच रहा था और मुझे मार भी रहा था, पर मैं चुप था क्योंकि अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरे हिंदुस्तानी भाई कोई नहीं थे, मुझे साथ सहकार देने वाले कोई नहीं थे। वह बलवान था और मैं बलहीन था। वो बलवान था, टकटा पहलवान की तरह था, और मैं बलहीन था, मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊँ। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे। यात्रियों में जो बैठे थे उनमें से कईयों को दया आई और वो बोल भी उठे, अरे भाई उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? उसे नाहक मारो मत, उसको मत मारो। उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठा दो। अगर वहाँ नहीं बैठने देते हो तो उसको हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। हरगिज नहीं, पर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि अंदर वाले यात्रियों ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया। बस इतना हुआ कि अंदर वाले यात्री ने बोले तो उसने मुझे मारना तो बंद कर दिया और मेरी बाह भी उसने छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक हॉटेंट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठ गया। और उसने क्या किया कि जो व्यक्ति था नौकर, उसको अपने पैरों में बिठाकर वो खुद वहाँ पर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिक्रम चली, और सीटी बजी और सिक्रम को वहाँ से निकलने का समय हो गया। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी, मतलब छाती में धक 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 हो रहा था, क्योंकि ये जो बर्ताव हुआ है वो सचमुच बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। बस डर लग रहा था कि मैं जिंदा उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस मैं उस मुकाम पर जिंदा पहुंच पाऊं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा था। बस वो गोरा मेरी तरफ घूर रहा था, बस घूरते हुए देख रहा था। उंगली दिखाकर बड़बड़ा रहा, मतलब बड़बड़ाता रहा, कह रहा था कि आगे चल, स्टैंड आने दे, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो कह रहा था, याद रख, स्टैंड पहुँचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। मतलब वो कह रहा था कि स्टैंड पहुँचते ही मैं तुझे मज़ा चखा दूंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना। रात हुई, स्टैंड पहुँचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। अब जैसे ही गाड़ी सिक्रम स्टैंड पहुँची, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। वो मुझे लेने के लिए पहुँचे थे। मुझे कुछ तसल्ली हुई, थोड़ी शांति, चलो भाई अच्छा हुआ कि मेरे साथी कुछ लोग तो यहाँ पर है। नीचे उतरते हिंदुस्तानी भाई ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, और हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए भी यहाँ पर खड़े हैं। कई देर से आपका इंतजार करें। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बहुत खुश हुआ। बस गांधी जी को एक थोड़ी खुशी हो गई, आनंदित हो गई। चलो भाई बहुत अच्छा हुआ कि चलो मुझे यहाँ पर सहकार तो मिल गया। मैंने अपनी बीती सुनाई। मैंने उन हिंदुस्तानियों के बीच में हिंदुस्तानियों को अपनी बीती सुनाई कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभव का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, और उन्होंने भी यह कहा कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, ऐसे कड़वे अनुभव हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए आप चिंता न मत कीजिए। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने सिक्रम का जो एजेंट था जिसके पास से टिकट खरीदी, उसको अपने साथ जो व्यवहार हुआ उसका जो बात थी उसकी जानकारी में देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी भी लिखी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि कल की जो मेरी यात्रा शुरू हो उसमें यह व्यक्ति मेरे साथ नहीं होना चाहिए।
उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की, और उस गोरे ने मुझे जो धमकी दी थी कि भाई स्टैंड सन चल फिर तुझे मजा चखाऊंगा, ऐसा कहा था, तो उसकी जानकारी भी मैंने दिया। तो मुझे यह आश्वासन चाहा कि सुबह एक ही यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्री के साथ पास अंदर ही जगह दी जाएगी, और मुझे आश्वासन दे दिया गया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें दूसरे यात्रियों की तरह अंदर ही जगह दे दी जाएगी, मतलब शिखरम के अंदर बैठने का तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें वहीं बैठा दिया जाएगा। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंड सन से बड़ी शिखरम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं, और स्टैंड सन से जो जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए जो शिखरम चलने वाली है वो शिखरम बदल जाती है, बड़ी शिखरम आएगी, और उसका कोचवान जो वगैरह लोग हैं वो सारे बदल जाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ आज तक थे वो कल तुम्हारे साथ नहीं होंगे। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत दी है वह कल नहीं रहेगा, और जिस आदमी के खिलाफ आप शिकायत दे रहे हैं वो आदमी कल रहने वाला नहीं है। आपको दूसरे यात्री के पास ही जगह मिलेगी, और आपको जो जगह है वो दूसरे यात्री बैठते हैं अंदर, वहीं पर आपको जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई, बस थोड़ी बेफिक्री हो गई, चलो भाई शांति हो गई, मुझे जो चाहिए था वो अब मुझे मिल गया, अब मैं शांति से आराम से जोहानिसबर्ग पहुंच पाऊंगा। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया। मैंने उसके ऊपर, उस गोरे ने जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था उसके ऊपर मैंने कोई मुकदमा चलाने के लिए बारे में तो नहीं सोचा, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। बस वो बदल जाएगा, इसलिए मार का जो प्रकरण था वो वहीं पर समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे शिखरम पर ले गए। ईसा सेठ के जो लोग शाम को मुझे लेने आए थे वो फिर से मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए, वो शिखरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया, और फिर कोई हैरानी परेशानी नहीं हुई, और मैं आराम से शिखरम के अंदर सारे यात्रियों के साथ बैठकर मैं जोहानिसबर्ग पहुंच गया। मतलब गांधी जी के साथ भी इतने बुरे व्यवहार हुए थे, और उसके बाद उनके मन में जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम देश को आज़ादी दिलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से, सत्य ना प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है उसके माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों, इस यूनिट के शब्दार्थ और टिप्पणी लिख लीजिए, साथ में विकल्प, एक वाक्य के प्रश्न, 2 वाक्य के प्रश्न और 5-6 वाक्य के उत्तर है वो भी अपनी किताब में के माध्यम से अपनी नोट्स में लिख लीजिए, ताकि चलने के साथ साथ, पढ़ाई होने के साथ साथ आपके स्वाध्याय के प्रश्न भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।